Audio Jungle। हेलो दोस्तों, नमस्कार। पशु परिचर 2024 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी आप देख रहे हैं। और दोस्तों, इस क्लास में हम देखने वाले हैं यहाँ पर दैनिक विज्ञान, राजस्थान जीके, पशुपालन, सामान्य ज्ञान। तो दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी वाले बटन पर भी क्लिक कर दे ताकि अगली वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके सबसे पहले। तो बिना देरी किए हुए इस क्लास को शुरू करते हैं। तो प्यारे साथियों, आज का पहला क्वेश्चन है, प्लास्टिक के प्रयोग से होने वाला रोग कौन सा है। यहाँ पर आपको बताना है कि भाई प्लास्टिक से कौन सा रोग होता है, यही आपको बताना है। यहाँ पर 4 ऑप्शन आप देख रहे हैं, इनमें से आपको सही ऑप्शन का चयन करना है। तो मेरे प्यारे साथियों, इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो क्या हो सकता है? ऑप्शन डी होगा इसके अंदर। अरे उपरोक्त सभी। अब इसके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं कि प्लास्टिक न तो आसानी से गलती है और न ही आसानी से पचती है। क्या याद रखोगे? अरे प्लास्टिक न तो आसानी से गलती है और न ही आसानी से पचती है। यह पशुओं के खाने से पशुओं के पेट में पाचन क्रिया को रोक देती है। अरे क्या कर देती है गुरुजी? ये तो पाचन क्रिया को ही रोक देती है, बंद कर देती है। यदि पॉलीथीन को जलाया जाए, पॉलीथीन को क्या किया जाए? जलाया जाए, तो इनसे निकलने वाला धुआं गैसें ओजोन परत को नष्ट करती है और जिसकी वजह से पर्यावरण और पशुओं को, अन्य सभी जीवों को भी नुकसान होता है। तो ये आपको याद रखना है यहाँ पर पॉलीथीन के बारे में। अब आगे चलो दोस्तों, दूसरा जो क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है? यहाँ पर देखो, नेलोर किसकी नस्ल है? अरे साथियों, ये नेलोर किसकी नस्ल है ये आपको बताना है। नेलोर गाय, बकरी, भेड़, भैंस। तो इनमें जो सही विकल्प होगा वो क्या हो जाएगा? अरे गुरुजी, ये तो भेड़ की नस्ल है। अच्छा, ये भेड़ की नस्ल है, चलो इस पे लगा दो टिक। अरे ऑप्शन सी सही होगा इसका। इसके बारे में हम विस्तृत रूप में देखने वाले हैं यहाँ पर। नेलोर। अरे गुरुजी, ये नेलोर जो है ये किसकी नस्ल है? भेड़ की। यह बकरी जैसी भेड़ है। अच्छा, ये भी याद रखो, इसका मटन सबसे अच्छा बताया जाता है। ओ, ये भी बात है क्या? और यह भारत की भेड़ की सबसे बड़ी देसी नस्ल है, यह भी आपको याद रखना है। और इसके बाद में क्या याद रखें? वितरण क्षेत्र देखो यहाँ पर आंध्र प्रदेश। भेड़ की अन्य नस्लों की भी बात कर लेते हैं नेलोर के अलावा। तो यहाँ पर देखो, मारवाड़ी है, चोकला है जिसे मगरा भी बोलते हैं, मालपुरा या मालपुरी, और और क्या बोलते हैं गुरुजी? तो यहाँ पर देखो, सोनाड़ी जिसे चनौतर भी बोलते हैं, जैसलमेरी, पूगल, मेरिनो, नाली, अविवस्त्र, अविकालीन, ये सब किसकी नस्ल है? भेड़ की। और देखो यहाँ पर भेड़ का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? ओविस एरिस। ये आपको याद रखना है। और भेड़ में गुणसूत्र 54 और कुल, कुल कौन सा है इनका? तो याद रखे, बोविडी। और ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला कहाँ पर है? बीकानेर। ये भी आपको यहाँ पर नोट करना है। अरे ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला कहाँ पर है? बीकानेर। और एशिया की सबसे बड़ी ऊन की मंडी की अगर बात करें तो ये भी कहाँ पर है गुरुजी? अरे बीकानेर में है ये भी। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। 3 नंबर का क्वेश्चन है, आमेट का पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? अरे आमेट का पशु मेला कहाँ पर आयोजित होता है ये आपको बताना है। तो याद रखे, आमेट पशु मेला, आमेट का पशु मेला जो है ये राजसमंद से संबंधित है, यहाँ पर लगता है गुरुजी। किस लोक देवता की पूजा करने से बीमार ऊंट ठीक हो जाता है? 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको बताना है वह कौन सा लोक देवता है जिसकी पूजा करने से ऊंट ठीक हो जाते हैं। पाबू जी, गोगा जी, रामदेव जी, मेहा जी मांग लिया।
चारों ऑप्शन में से बताओ। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? पाबूजी। अरे पाबूजी ऊँटों के लोक देवता है ये। अब पाबूजी का नाम आ गया, तो अब पाबूजी के बारे में हम यहाँ पर विस्तार से पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो ये क्लास पूरे यूट्यूब पर सबसे अलग होने वाली है, क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया था आपको कि मैं सबसे अलग तरीके से यूट्यूब पर कुछ करने वाला हूँ आप सबके लिए। तो एक लाइक तो बनता है दोस्तों। अब यहाँ पर देखो, ऊँट के बीमार होने पर पाबूजी की पूजा करते हैं। बिल्कुल सही बात है। अरे ऊँट के बीमार होने पर किसकी पूजा करते हैं? पाबूजी की। इसलिए इसे ऊँटों के लोक देवता भी कहते हैं। और पाबूजी का जन्म कहाँ पर होता है? याद रखे, कोलुमंड फलोदी। इनके उपनाम क्या क्या है? तो यहाँ पर देखो उपनाम, अरे प्लेग रक्षक लोक देवता भी बोलते हैं इनको, और ऊँटों के लोक देवता भी कहलाते हैं। अवतार किसके हैं? लक्ष्मण के। लक्ष्मण के माने जाते हैं अवतार। और वंशज राव सिंहा। पाबूजी की घोड़ी का क्या नाम है? अरे क्या नाम है पाबूजी की घोड़ी का? याद रखे, केसर कालमी। केसर कालमी पाबूजी की घोड़ी का नाम है दोस्तों। और प्यारे साथियों, मंदिर की क्या विशेषता है? अरे पाबूजी के मंदिर की विशेषता क्या है? तो याद रखे, सबसे पहले तो पाबूजी का मंदिर कहाँ पर है? कोलुमंड फलोदी में। अरे कोलुमंड फलोदी में पाबूजी का मंदिर है। यहाँ अश्वारोही प्रतिमा, बाईं ओर झुकी हुई पाग। तो ये आपको याद रखना है। क्या याद रखोगे? मंदिर की विशेषता में अश्वारोही प्रतिमा है, बाईं ओर झुकी हुई पाग है। तो ये आपको नोट करना है। अन्य मंदिरों की चर्चा करें तो अन्य मंदिरों में आ जाएगा आहड़ उदयपुर। और मेला कब लगता है? चैत्र अमावस्या को। पाबूजी की फड़वाचन में वाद्य यंत्र रावण हत्ता बजाया जाता है। किसके द्वारा? अरे याद रखे, नायक या थोरी जाति के भोपो द्वारा इस फड़ का वाचन किया जाता है। भक्तों द्वारा साथ में पावड़े यानी वीर गाथा माठवाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं। यह भी आपको याद रखना है। राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़, राजस्थान की प्राचीन फड़ पाबूजी की मानी जाती है दोस्तों। तो स्टार लगा लो इसके। राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ या सबसे प्राचीन फड़ किस लोक देवता की है? तो याद रखें, पाबूजी की। राजस्थान में एकमात्र सूकर पालन इकाई किस जिले में है? यह आपको बताना है। सूकर पालन इकाई किस जिले में है? किस जिले में है यह आपको यहाँ पर देखना है। तो अलवर, अजमेर, भरतपुर, करौली, इनमें से सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? अरे सूकर पालन इकाई, सूकर को क्या बोलते हैं? सुअर। अलवर आ जाएगा इसके अंदर, अलवर। भारतीय पशु चिकित्सा परिषद VCI की स्थापना कब की गई? अरे भारतीय पशु चिकित्सा परिषद, इसकी स्थापना के बारे में आपको बताना है। 1981, 1990, 1984, 1986। इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो याद रखिए, इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन सी। अरे ऑप्शन सी सही हो जाएगा गुरुजी इसमें। 7 नंबर का क्वेश्चन देखो, शुष्क चारे में नमी होती है। शुष्क चारे में नमी 15% होगा इसके अंदर। कितना प्रतिशत होगा? 15% शुष्क चारे में नमी होती है। चारा 3 प्रकार का होता है दोस्तों, क्या याद रखोगे? अरे चारा 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है गुरुजी? तो ये देखो, हरा चारा होता है, सूखा चारा होता है, पेड़ पौधों की पत्तियां होती है। इस प्रकार ये चारे के 3 प्रकार हैं यहाँ पर। अब इन तीनों के बारे में भी देख लो। यहाँ पर हरा चारा जो है वह चारा जो पशुओं को हरी अवस्था में काट कर खिलाते हैं। अरे वह चारा जिसको हरी अवस्था में काट कर किसको खिलाती है? अरे पशुओं को खिलाते हैं। ऐसा चारा हरा चारा है। और इसमें नमी की बात करें तो नमी कितनी होती है? 60 से लेकर 70%। ये भी 2 प्रकार का होता है दोस्तों। तो याद रखिए, ये 2 प्रकार का कौन कौन सा होता है? एक तो होता है दलहनी फलीदार, जिसमें सर्वाधिक मात्रा किसकी पाई जाती है? प्रोटीन की, जैसे ग्वार, रिजका,
लोबिया, बरसिम, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। दूसरा इसका प्रकार देखो, दलहनी, फलीदार, जिसमें क्या होता है, प्रोटीन की मात्रा कम और रेशे अधिक होते हैं, जैसे गंवार, घासे, बाजरा, मक्का, ज्वार, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये आपको क्या करना है, याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पर चारे का दूसरा प्रकार है सूखा चारा। इसमें क्या होता है, चारा काट कर सुखा कर खिलाते हैं, किसको, पशुओं को। और इसमें जो नमी होती है कितनी होती है, 10 से 15%। ये भी 2 प्रकार का है, दलहनी, फलीदार। सर्वाधिक इसमें क्या होता है, प्रोटीन, जैसे रिजका, बरसिम, ये इसके अंतर्गत आते हैं। और इसका जो दूसरा प्रकार है वो भी यहाँ पर देखो, दलहनी, फलीदार, जिसके अंतर्गत रेशा अधिक होता है, और घासे, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। है के बारे में भी देखो, है क्या है, फसल को पुष्पन अवस्था में काट कर सुखाकर पशुओं को खिलाते हैं, है कहलाती है। तो ये भी इसके बारे में आपको याद रखना है। और नमी, इसमें नमी कितनी होती है, 15% से भी कम होती है में सबसे अच्छी बरसिम, रिजका, जई, सूडान घास से बनती है। तो ये भी आपको यहाँ पर देखना है। साइलेज के बारे में देखो, यहाँ पर साइलेज क्या है, हरे चारे को काट कर, अरे गुरुजी साइलेज क्या है, हरे चारे को काट कर हरी अवस्था में संरक्षित करना साइलेज कहलाता है। और इसमें नमी कितनी पाई जाती है, 60 से 65%। और ये सबसे अच्छी साइलेज मक्का, ज्वार की होती है। तो ये आपको देखना है यहाँ पर। 8वां क्वेश्चन है दोस्तों, हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन था। अरे आपको बताना है, हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक नेनुराम शर्मा, अभिन्न हरि, विजय सिंह, ऋषि दत्त मेहता। सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, अरे ऑप्शन ए इसका सही ऑप्शन होगा। नेनुराम शर्मा हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक था। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, गुरुजी राजस्थान दिवस तो 30 मार्च को मनाया जाता है। तो ये सबको आता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, दही जमने के लिए उपयुक्त तापमान होता है। यहाँ पर तो आपको तापमान बताना है, दही जमने के लिए उपयुक्त तापमान कितना होता है। याद रखें, यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो क्या होने वाला है दोस्तों, ऑप्शन बी होगा इसके अंदर। यह आपको याद रखना है। क्या कह रहा है 11 नंबर का क्वेश्चन, अरे मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका है। मनुष्य में, याद रखना यहाँ पर मनुष्य की बात हो रही है, तो सबसे बड़ी कोशिका यहाँ पर बतानी है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसमें दोस्तों, ऑप्शन बी अंडाणु। शरीर में सबसे बड़ी कोशिका की अगर बात करें तो ये क्या होगा यहाँ पर, अंडाणु। और शरीर में सबसे छोटी कोशिका की बात करें, शुक्राणु। और द्वितीय छोटी कोशिका की बात करें तो दोस्तों आरबीसी आपको याद रखना है। सबसे लंबी कोशिका की अगर बात हो रही हो, तंत्रिका कोशिका आनी चाहिए। यहाँ पर भी देखो, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, यह आपको याद रखना है। और सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, सबसे लंबी तंत्रिका कोशिका। और कोशिका को जीवन की इकाई कहते हैं, यह भी आपको देखना है यहाँ पर। और कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने 1665 में, यह आपको याद रखना है यहाँ पर। 12 नंबर का क्वेश्चन है, मनुष्य में रक्त का पीएच मान कितना होता है। आपको बताना है यहाँ पर, अरे रक्त का पीएच मान कितना होता है गुरुजी, ये आपको नोट करना है। तो याद रखें, मनुष्य में रक्त का जो पीएच मान होता है वो कितना हो जाएगा, 7.4। ऑप्शन ए सही होगा इसमें दोस्तों। अब यहाँ पर रक्त की बात हो रही है, तो रक्त के बारे में थोड़ा सा और पढ़ते हैं। यहाँ पर देखते हैं क्या है विशेष इसके अंदर। रक्त दाब नापने का जो यंत्र होता है उसे क्या बोलते हैं। अरे गुरुजी, रक्त दाब नापने का जो यंत्र होता है उसे क्या बोलते हैं, तो याद रखें स्पैग्नोमेनोमीटर। क्या याद रखोगे, स्पैग्नोमेनोमीटर, यह आपको याद रखना है। रक्त होता है क्षारीय, रक्त कैसा होता है, क्षारीय। और लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है दिनों में, अगर पूछा जाए तो 120 दिन आप बताओगे। और शुद्ध रक्त परिसंचरण होता है, अरे ये तो हमें याद है, धमनियों में होता है।
अच्छा दोस्तों, मानव शरीर में जो रक्त की मात्रा होती है वो कितनी होती है, यह आपको बताना है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? मानव शरीर में रक्त की मात्रा 4 से 5 लीटर होती है दोस्तों। और याद रखें, शरीर में रक्त का संग्रहण होता है प्लीहा में। किस में होता है? अरे याद रखें, प्लीहा में होता है दोस्तों शरीर में रक्त का संग्रहण। तो दोस्तों 13 नंबर का क्वेश्चन है, और क्या कह रहा है 13 नंबर का क्वेश्चन? अरे भीलों द्वारा होली पर कौन सा नृत्य किया जाता है? भीलों द्वारा बताना है। भीलों द्वारा होली पर जो नृत्य किया जाता है, लोक नृत्य, उसका नाम बताओ। कौन सा लोक नृत्य है, कौन सा नृत्य है उनका? हाथी मना, गेर, घूमर, घुड़ला। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? अरे यहाँ पर गेर दिखाई दे रहा है आपको, ऑप्शन बी सही होगा। भीलों द्वारा होली पर किए जाने वाला लोक नृत्य गेर। गेर नृत्य भील जनजाति द्वारा होली पर किया जाता है। गेर नृत्य भील जनजाति द्वारा होली पर किया जाता है। मेवाड़ क्षेत्र में कनाना गांव बाड़मेर इस लोक नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। ये जगह आपको बतानी है यहाँ पर। यह केवल पुरुषों का लोक नृत्य है। अरे गेर नृत्य जो है ये केवल पुरुषों का लोक नृत्य है। दोस्तों यहाँ पर देखो, नर्तक हाथ में एक छड़ी रखते हैं जिसे क्या बोलते हैं? खांडा। और एक खांडा बोलते हैं उस लकड़ी को। नर्तक हाथ में एक छड़ी रखते हैं इस गेर नृत्य के अंदर, तो उसे क्या बोलते हैं? खांडा। अरे छड़ी को ही खांडा बोलते हैं, यह आपको याद रखना है। इस नृत्य में नर्तकों को क्या बोलते हैं? जो नृत्य करते हैं लोग, उनको क्या कहेंगे? गेरिए। गेर, गेर से गेरिए, याद रखें आप। और नर्तक की जो पोशाक होती है, नर्तक की जो पोशाक होती है उसे क्या बोलेंगे? ओगी। यह याद रखना। भीलों के अन्य नृत्य कौन कौन से हैं? तो याद रखें, गौरी है, घुमरा है, हाथी मना है, गेर, बहुत सारे इनके लोक नृत्य हैं। ये आपको याद रखना है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, नागौर से संबंधित है। अरे नागौर से संबंधित है वही बताना है आपको। नागौर से संबंधित केवाई माता, नागौर किला, खड़नाल, उपरोक्त सभी। अरे सभी आ जाएगा इसके अंतर्गत, तो ऑप्शन डी सही होगा इसका दोस्तों। ऑप्शन डी, नागौर से संबंधित सभी सही है। 15 नंबर का क्वेश्चन देखो यहाँ पर, राजस्थान में सर्वप्रथम पशु गणना कब हुई? राजस्थान में सबसे पहले पशु गणना कब हुई, वो सन आपको बताना है यहाँ पर। 1919 से 20 तक, 1951 में, 2012 में, 2007 में। सही ऑप्शन का आपको चयन करना है। सबसे पहले राजस्थान में सबसे पहले पशु गणना, ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसके अंदर। अब यहाँ पर देखो, राजस्थान में सर्वप्रथम पशु गणना 1919 से 20 में, यह आपको याद रखना है। और आज़ादी के बाद पहली पशु गणना कब हुई थी? 1951। और 19वीं पशु गणना कब हुई थी? 2012 में। नस्ल के आधार पर पहली पशु गणना कब हुई थी? 2007 में। तो ये सब फैक्ट आपको याद रखना है। और दोस्तों क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और ये आज की टेस्ट सीरीज हमने यहाँ पर विस्तृत रूप में, व्याख्यात्मक रूप में यहाँ पर देखने की कोशिश की, समझने की कोशिश की है। और इस क्लास का आप बार बार रिवीजन करें, स्पीड में करके करें, ताकि आपको थोड़े से समय में बहुत सारा कंटेंट याद हो जाए। जो भी क्वेश्चन मैं यहाँ पर लेकर आता हूँ उसके बारे में व्याख्यात्मक रूप में मैं पूरी तरह से आपको जानकारी देने की कोशिश करता हूँ, पूरा कंटेंट देने की कोशिश करता हूँ। ये मेरा प्रयास हमेशा से रहा है और रहेगा। तो दोस्तों एक बार इस क्लास को सभी मित्रों तक, जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप है सब में शेयर कर दो, ताकि सभी विद्यार्थी मित्रों को इस क्लास का पूरा फायदा मिल सके। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।